नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी जोधपुर मामले में तेज हुई सियासत की, पीएम मोदी के जर्मन दौरे पर हुए विवाद की, जानेंगे राहुल गांधी के नेपाल दौरे को लेकर क्यों उठा विवाद, राज ठाकरे पर क्यों लटकी गिरफ्तारी की तलवार, बात करेंगे सपा में पड़ी फूट की, भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति के निशाने की और बुलेटिन के आखिर में बात बढ़ती बेरोजगारी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूरोपीय देशों की यात्रा पर पीएम मोदी। डेनमार्क से पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन विवाद को रोकने को लेकर कही बड़ी बात, बोले तुरंत हो युद्ध विराम। ईद के मौके पर अनूठा दृश्य, सरहद से आए दिल छू लेने वाली तस्वीर। ईद के मौके पर भारत से लगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर के जवानों ने एक दूसरे को दी मिठाइयां। पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद के ट्वीट पर मचा बवाल। अपरूपा पोद्दार ने ट्वीट कर कहा अभिषेक बनर्जी बनेंगे बंगाल के मुख्यमंत्री। विवाद बढ़ने के बाद ट्वीट किया डिलीट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों को किया सचेत, अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है कोरोना, सतर्कता बरतें लोग, सरकार के दिशा निर्देशों का करें पालन। तो अब सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश भर में आज ईद हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, लेकिन कुछ स्थानों से चिंता बढ़ाने वाली खबरें भी आई। मध्य प्रदेश के खरगोन में कर्फ्यू लगा रहा तो राजस्थान के जोधपुर में दो पक्षों में टकराव हो गया, जिसे लेकर राज्य में जबरदस्त राजनीति चल रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। जोधपुर में मामूली बात पर शुरू हुए विवाद ने टकराव का रूप ले लिया है, जिसके बाद प्रशासन ने जोधपुर के 10 इलाकों में बुधवार तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया। इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। राजस्थान की गहलोत सरकार हालत को शांत करने में जुटी हुई है, तो दूसरी ओर मौके की तलाश में बैठी बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश तेज कर दी है। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर पहुंचे और जालौरी गेट पर धरने पर बैठ गए। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य सरकार एक वर्ग के लोगों का तुष्टीकरण करने में लगी है। जहां रामनवमी की यात्रा निकलती है, वहां धारा 144 लगाई जाती है। रमजान में आदेश निकाले जाते हैं कि बिजली की कटौती नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर राज्य के सीएम अशोक गहलोत लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। गहलोत का आज जन्मदिन भी है, लेकिन उन्होंने अपने जन्मदिन के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए। हालात का फीडबैक लेने के लिए उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। सीएम ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं 2 मंत्रियों और 2 वरिष्ठ अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से तुरंत जोधपुर भेज दिया। गहलोत ने साफ कर दिया है कि मामले की जांच कराई जाएगी और जो दोषी होगा उसे सजा भी दिलाई जाएगी। उन्होंने इस घटना के पीछे गहरी साजिश का संकेत भी दिया। इससे पहले गहलोत ने करौली मामले का जिक्र करते हुए कहा था कि रामनवमी और रमजान के मौके पर देश के 7 राज्यों में हुए टकराव को सहयोग नहीं कहा जा सकता। बीजेपी ये प्रयोग कर रही है। करौली में बीजेपी ने प्रयोग की कोशिश की, हमने उसे सफल नहीं होने दिया। राजस्थान की जनता सौहार्द पसंद है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। राज्य में सरकार कांग्रेस की है, इसलिए गहलोत मुश्किल में दिख रहे हैं। जोधपुर की घटना ने कांग्रेस को मुश्किल में डाल रखा है, तो जर्मनी में पीएम के दौरे को लेकर पीएमओ ने जो ट्वीट किया, उसने बीजेपी को मुश्किल में डाल दिया है। तो क्या है मामला जिससे कांग्रेस ने बीजेपी को लिया है घेर, देखिए ये रिपोर्ट। जर्मनी की यात्रा समाप्त कर पीएम नरेंद्र मोदी डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन पहुंच गए हैं, जहां डेनमार्क के पीएम मेट फ्रेडरिक्सन ने उनका स्वागत किया। पीएम की उनसे लंबी चर्चा भी हुई। मोदी सरकार ने पीएम की जर्मन यात्रा को सफल बताया है, लेकिन पीएम की इस यात्रा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में पीएम मोदी का प्रवासी भारतीयों ने स्वागत किया था। पीएम के स्वागत में जर्मनी के ब्रेडेनबर्ग गेट के बाहर झंडे लहरा रहे थे, लेकिन तिरंगे की जगह वहां भगवा झंडा दिखाई दे रहा था और भगवा झंडे का ये वीडियो पीएमओ इंडिया के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है, जिसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने पीएम पर तंज कसते हुए कहा, देश का झंडा तिरंगा कहां है? कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने सवाल किया, ये भारत का राष्ट्रीय ध्वज तो नहीं है मोदी जी? सोशल मीडिया पर भी लोग तमाम सवाल कर रहे हैं। देश के राष्ट्रीय ध्वज की जगह पीएम भगवा का समर्थन क्यों कर रहे हैं? एक यूजर ने सवाल किया, भारतीय ध्वज तिरंगा की जगह भगवा लहराया जा रहा है और प्रधानमंत्री इस पर गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। उसका वीडियो पीएमओ के ट्विटर हैंडल से शेयर हो रहा है। मोदी जी, राष्ट्र से बड़ा धर्म हो गया। विवाद पीएम मोदी के बर्लिन से पीएम मोदी के भाषण को लेकर भी हो रहे हैं। प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा था और कहा था कि कांग्रेस शासनकाल में 1 रुपए दिल्ली से जाता था तो लोगों के पास 15 पैसे पहुंच पाता था। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि वो कौन सा पंजा था जो जनता के 85
ही पैसे घिस लेता था। पीएम के बयान को लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम जब भी विदेश जाते हैं तो देश की बदनामी करते हैं। तिरंगे की जगह भगवा। सवाल उठ रहे हैं कि ये संयोग था या प्रयोग। आखिर पीएमओ के ट्विटर अकाउंट से ये वीडियो क्यों ट्वीट किया गया? विवाद सिर्फ पीएम मोदी के दौरे पर नहीं हो रहा है, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेपाल दौरे को लेकर भी विवाद चल रहा है। बीजेपी ने सवाल उठाए तो कांग्रेस की ओर से तुरंत जवाब आ गया। भारतीय जनता पार्टी किसी की निजी जिंदगी में घुसने का कोई मौका नहीं छोड़ती और किसी की निजी जिंदगी पर कटाक्ष कर राजनीति करना बीजेपी की पुरानी आदत है और ऐसा कई मौकों पर देखने को मिला है। खासकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर बीजेपी की तरफ से अक्सर ही उल जलूल बयान आते ही रहते हैं और ऐसा ही कुछ अभी हाल ही में देखने को मिला जब बीजेपी ने एक वीडियो का सहारा लेकर राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश की। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी 5 दिवसीय निजी यात्रा पर बीते दिन यानी सोमवार को नेपाल पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नेपाल की अपनी दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए काठमांडू गए हैं। अब उनके इस दौरे का एक वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी के हाथ तो जैसे जैकपॉट ही लग गया और उसने राहुल गांधी पर तमाम तरह के सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। दरअसल इस वीडियो में राहुल गांधी काठमांडू के एक पब में नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधना शुरू कर दिया। बीजेपी नेता ने ट्वीट कर राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, ये राहुल गांधी की निजी जिंदगी का मामला नहीं है। राहुल गांधी किसके साथ हैं? क्या चाइना के एजेंटों के साथ हैं? क्या राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं सेना के खिलाफ वो चाइना के दबाव में करते हैं? सवाल तो पूछे जाएंगे। सवाल राहुल गांधी का नहीं, देश का है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, राहुल गांधी पीएम मोदी की तरह बिन बुलाए मेहमान बनकर नहीं गए, जैसे पीएम मोदी नवाज शरीफ के जन्मदिन पर पाकिस्तान पहुंच गए थे। राहुल गांधी एक दोस्त की शादी में शरीक होने के लिए नेपाल गए हैं, जिसमें उन्हें आमंत्रित किया गया है, जो एक जर्नलिस्ट भी है। दोस्त और परिवार होना, शादियों में जाना हमारी संस्कृति का हिस्सा भी है। शादी में जाना अभी भी इस देश में क्राइम नहीं बना है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए आगे कहा कि हो सकता है कि आज के बाद बीजेपी तय करे कि शादी में शामिल होना गैर कानूनी है और दोस्त बनाना अपराध है, लेकिन मुझे बताएं ताकि हम अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों की शादी में शामिल होने के रिवाजों को बदल सकें। बता दें कि इस पूरे मामले को बीजेपी ने इसलिए तूल दिया क्योंकि वायरल हो रहे वीडियो में एक चीनी महिला भी नजर आ रही है। खैर, बीजेपी ने जिस तरह से राई का पहाड़ बनाकर कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश की है, उससे उसकी मानसिकता का पता चलता है। राहुल का निजी दौरा भी विवाद में आ गया। बीजेपी के सवालों के बाद कांग्रेस को जवाब देना पड़ गया, लेकिन महाराष्ट्र में लोग जवाब मांग रहे हैं कि कल यानी 4 मई को क्या होगा, क्योंकि एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतारने का अल्टीमेटम दे रखा है। औरंगाबाद की रैली में उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा था, लेकिन ये रैली अब राज ठाकरे की मुसीबत बनती दिख रही है। औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली के बाद से उन पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई है। राज ठाकरे को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने रैली में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर को बंद कराने की बात कहते हुए ऐलान किया था कि सरकार ने इन्हें बंद नहीं कराया तो फिर 4 मई से हम कार्रवाई करेंगे। राज ने संकेत दिए थे कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। दूसरी ओर पुलिस ने भी राज ठाकरे के खिलाफ रैली की शर्तों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई शुरू कर दी। राज ठाकरे को औरंगाबाद रैली की इजाजत 16 शर्तों के साथ दी गई और इनमें से 12 शर्तों का उल्लंघन किए जाने की बात सामने आई है, जिसके बाद अब राज के खिलाफ औरंगाबाद में भी मामला दर्ज किया जा चुका है। वहीं महाराष्ट्र पुलिस के प्रमुख रजनीश सेठ ने भी कहा कि औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर कथित विवादित भाषण को लेकर एमएनएस चीफ के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने राज्य के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल से मिलकर औरंगाबाद रैली की पूरी जानकारी भी दी है। दूसरी ओर राज ठाकरे के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट भी सामने आया है। मामला 2008 का है। इस मामले में राज के खिलाफ शिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 6 अप्रैल को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मुंबई पुलिस आयुक्त को इस पर कार्रवाई करते हुए राज ठाकरे की गिरफ्तारी का आदेश दिया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने अभी तक कोर्ट के इस फैसले पर अमल नहीं किया है, जिसके बाद अब शिराला की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मुंबई पुलिस से पूछा है कि 6 अप्रैल को वारंट जारी करने के बाद भी राज ठाकरे के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लेकिन औरंगाबाद रैली के बाद अब राज ठाकरे को गिरफ्तार करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुराने मामले में गिरफ्तारी वारंट
और औरंगाबाद रैली पर एफआईआर, राज ठाकरे को जेल भेजने की तैयारी हो रही है। तो दूसरी ओर यूपी के सीतापुर की जेल में बंद सपा नेता आजम खान का दर्द आज बाहर आ गया। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या आजम खान सपा छोड़ने का मन बना चुके हैं? सपा छोड़ने का मन शिवपाल भी बना चुके हैं। उन्होंने भी आज अखिलेश यादव पर तंज कसा है। इस बार के विधानसभा चुनावों में सपा को सत्ता मिलने की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी सत्ता से दूर रह गई। यूपी की जनता ने सपा को मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाने का जनमत दिया। सपा चीफ अखिलेश यादव विपक्ष के नेता बन गए और उन्होंने नई सरकार के खिलाफ अभियान भी शुरू कर दिया। अखिलेश यादव योगी सरकार को घेर रहे हैं, तो उनकी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने अपना निशाना अखिलेश पर ही साध लिया है। खासकर अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी प्रमुख शिवपाल यादव और सपा नेता आजम खान दोनों की ही नाराजगी बार बार सामने आ रही है और आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब दोनों का दर्द सामने आया। शिवपाल ने ट्वीट के जरिए अखिलेश के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट कर कहा, अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूँ तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। सिर्फ शिवपाल यादव ही नहीं बल्कि आज जेल में बंद आजम खान ने भी अखिलेश की बेरुखी पर नाराजगी जताई। अखिलेश पर तंज कसते हुए उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपने ट्विटर हैंडल से अपने पिता की तरफ से ट्वीट किया। अखिलेश का नाम लिए बिना उन्होंने लिखा, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। वैसे तो एक आंसू ही बहा के मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। ईद मुबारक आपका और सिर्फ आपका, मोहम्मद आजम खान। ये ट्वीट उस दौरान आए हैं जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच वार पलटवार का दौर तेज हो गया था। तो वहीं हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में दरार देखने को मिली है। अब देखना ये होगा कि ये दरार और कितनी गहरी होती है या उससे पहले अखिलेश हालात को संभाल लेंगे। आजम और शिवपाल का ट्वीट बता रहा है कि सपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वैसे सब कुछ तो देश में भी ठीक नहीं चल रहा है, तभी तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने मोदी सरकार को लेकर भारत पर निशाना साधा है। क्या कहा है जो बाइडेन ने, देखिए ये रिपोर्ट। पिछले कुछ सालों में या यूं कहें कि मोदी राज में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ होने वाली घटनाओं में इजाफा हुआ है। अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जाता है। पिछले कुछ दिनों में तो इस तरह की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। राजस्थान के करौली के बाद मध्य प्रदेश के खरगोन, फिर गुजरात और फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो समुदायों के बीच झड़प की खबरें आई और फिर राजस्थान के जोधपुर में भी ईद के दिन माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। एक खास समुदाय को टारगेट किए जाने पर विपक्ष तो पहले से ही चिंतित है और सरकार पर निशाना साधता नजर आ रहा है। लेकिन अब भारत में बढ़ रही इस तरह की घटनाओं पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है और चिंता जताई जा रही है। इन सब के बीच आज अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी बिना नाम लिए भारत में मुस्लिमों के साथ हो रहे अत्याचार पर चिंता जताई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि बहुत से मुसलमान शिकार हो रहे हैं। किसी को भी उसकी धार्मिक आस्थाओं के लिए प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दूतावास प्रभारी के पद पर पहली बार किसी मुस्लिम को नियुक्त किया है। बाइडेन ने अपने बयान में भले ही भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन जिस तरह की घटनाएं अभी भारत में हो रही हैं और इस बीच बाइडेन का बयान आना दर्शाता है कि उनका इशारा भारत की ही तरफ है। सिर्फ बाइडेन ही नहीं, इससे पहले अमेरिकी महिला सांसद इल्हान उमर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी बताया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि देश में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ लंबे समय से अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले भी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में हो रहे मानवाधिकार हनन को लेकर चिंता जताई थी। यानी साफ है कि मोदी राज में देश में क्या चल रहा है पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात देश में कम होते रोजगार के अवसरों की। मोदी सरकार दावा करती है कि हमने लाखों लोगों को रोजगार दिए, जिससे देश के विकास को रफ्तार मिली है, लेकिन आंकड़े अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। हकीकत बताती है कि देश में बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। गांव से ज्यादा शहरों में लोगों को काम की तलाश के लिए दर दर भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। खासकर बीजेपी शासित राज्य हरियाणा में सबसे ज्यादा हालत खराब है।
बच्चों को सिखाया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, लेकिन मोदी राज में हालात को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे बेरोजगार। ये बात इसलिए क्योंकि जब से देश में नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली है तब से बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। गाँव के मुकाबले शहरों के पढ़े लिखे लोग दर दर भटक रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि रोजगार दो सरकार, लेकिन केंद्र है कि लोगों की किस्मत में कामयाबी की दास्तान लिखती ही नहीं है। इसकी वजह से अप्रैल महीने में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83% पर पहुंच गई। बेरोजगारी दर 7.83% रहने का मतलब ये है कि काम करने को तैयार हर 1000 वर्कर में से 78 को काम नहीं मिल पाया। दरअसल CMIE हर महीने 15 से अधिक उम्र के लोगों का घर घर जाकर सर्वे करता है और उनसे रोजगार की स्थिति की जानकारी लेता है। इसके बाद जो परिणाम मिलते हैं उनसे रिपोर्ट तैयार की जाती है और इस बार के आंकड़ों ने लोगों को हैरान कर दिया है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 में शहरी बेरोजगारी की दर 9.22% और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये 7.18% रही है। 2021 में मई में बेरोजगारी दर 11.84% पर पहुंच गई थी। हालांकि इसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली और ये जनवरी 2022 में 6.57% पर आई थी, लेकिन फरवरी में ये फिर 8.10% पर पहुंच गई थी, जो अब 7.83% पर है। रिपोर्ट के अनुसार ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा और राजस्थान में दर्ज की गई है। हरियाणा में ये 34.5% और राजस्थान में 28.8% है, जबकि हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम में सबसे कम बेरोजगारी दर देखी गई है, जो 0.2%, 0.6% और 1.2% रही थी। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि देश में लोगों के हाथ से काम छिनता जा रहा है। खासकर बीजेपी शासित राज्य हरियाणा में बेरोजगारी से हाहाकार है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।